Batch. Now listen to me carefully. हमने last 2 दिन on Sunday we have completed dividend. So all the provisions of dividend हो चुके हैं और अगर मैं 2 मिनट में उस क्लास को समराइज करूं तो I would like to talk about 2-3 things. Section 123 सर हाँ यस याद है डिविडेंड डिक्लेयर बोर्ड मीटिंग में होता है बट अप्रूव शेयर होल्डर्स मीटिंग में होता है. सर आप तो बोले थे दोनों बोर्ड मीटिंग में होता है. Let me caution that was for interim dividend. Interim dividend declare board meeting में होता है, recommend भी board meeting में होता है. Yes sir. हमने 123 में देखा था sources of dividend. हमने ये देखा था कि कभी कभी डिविडेंड पास्ट प्रॉफिट से भी डिक्लेयर हो सकता है, दैट इज आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स. बट बॉयज एंड गर्ल्स अगर आपको याद हो फ्री रिजर्व से अगर हम डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हैं तो तीनों के तीनों रूल्स कंप्लाई होने चाहिए. सर एक चलेगा क्या? नहीं चलेगा. ऑल 3 मस्ट बी कंप्लाइड. ओके हमने ये भी देखा था विद इन 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन डिविडेंड शुड बी ट्रांसफर टू अ सेपरेट बैंक अकाउंट. इस टाइप की बहुत सारी बारीकियां हमने देखी थी. एंड एक इंटरेस्टिंग चीज आपके अकाउंट्स क्लास से रिलेटेड, पहले जब मैं छोटा था आज से 22 साल पहले हम लोग एक हनीफ मुखर्जी नाम का एक फेमस बुक होता था. आई थिंक इस बुक इज स्टिल देयर बट द राइटर्स आर नो मोर देयर. वन ऑफ द राइटर हैव एक्सपायर्ड. तो हम लोग ने कॉन्सेप्ट सीखा था कि उस समय बिफोर डिक्लेयरिंग डिविडेंड रिजर्व्स में ट्रांसफर करना कंपल्सरी होता था. बट मैंने एक बकरी कॉन्सेप्ट लाया था जहां पे एक वर्ड मैंने यूज किया था that a company may transfer to reserves before declaring dividend. यानी reserves में ट्रांसफर करना कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है. यस सर. हमने फिर सेक्शन 124 में एंटर किया that within 30 days अगर आप डिविडेंड पे नहीं करते हैं then within next 7 days from the expiry of 30 days आपका वो पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में चला जाना चाहिए. देरी करोगे ना तो 12% इंटरेस्ट पर एनम के साथ आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा. ओके हमने ये भी सीखा था दैट अगर पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में आ गया है, 7 साल बीत गए पर क्लेम नहीं हो रहा है, पे नहीं हो रहा है, तो अब ये पैसा आपको आईपीएफ फंड में ट्रांसफर करना पड़ता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है. हैव वी डन दीज थिंग्स? तो अभी मैं नोट्स के पीपीटीज नहीं दिखा रहा हूं, पहले आपको याद करा रहा हूं. ऐसी ऐसी बातें हुई थी ना. सेक्शन 127 पनिशमेंट, जो डायरेक्टर नोइंगली कॉन्ट्रावीन करते हैं इन सेक्शनों का 123 124 का, उनके संग क्या होता है? सर 2 साल तक का जेल एंड फाइन अप टू 1000 रुपीज पर डे. अप टू नहीं है, फाइन एटलीस्ट रुपीज 1000 रुपीज पर डे उनके ऊपर फिर ऐसे सिचुएशन में लगने लगता है. सही सुना आपने. ये देखिए फाइन एटलीस्ट 1000 रुपीज पर डे. एंड इंटरेस्टिंग थिंग, कंपनी पर क्या प्रभाव आता है? 18% इंटरेस्ट पर एनम का प्रभाव कंपनी पर आता है. यस सर. हमने ये भी सीखा था दैट कुछ केसेस में अगर आप डिविडेंड 30 डेज के अंदर नहीं पे करें तो भी माना जाता है कोई नॉन कंप्लायंस नहीं है. कौन कौन से केस है? सर ऑपरेशन ऑफ लॉ का पालन नहीं हुआ, एनआरआई शेयर होल्डर फेमा के नियम का, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के नियम का पालन नहीं कर रहा है और इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, सर नहीं होगा ये. तो ऑपरेशन ऑफ लॉ इज वन ऑफ द पॉइंट. सर डिस्प्यूटेड टाइटल, हाँ वन ऑफ द पॉइंट्स. सर डिस्प्यूटेड टाइटल के अलावा शेयर होल्डर ने कुछ डायरेक्शंस दिया है कि मेरे इस बैंक अकाउंट में भेज देना और कंपनी ने उन डायरेक्शंस का पालन नहीं किया और ना शेयर होल्डर को इन्फॉर्म किया, तो ये भी वन ऑफ द पॉइंट हो जाता है. एनी अदर रीजन ऑल्सो, या कोई शेयर होल्डर ने कंपनी से कुछ सामान खरीदा है, आप उसका पेमेंट तो कर ही नहीं रहे हैं, तो लॉफुली एडजस्ट कर लेता है कंपनी कुछ डेट्स को अगेंस्ट डिविडेंड. तो इस टाइप की बातें हमने देखी थी यहां पर कि कभी कभी इवन इफ यू डोंट पे विद इन 30 days इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ वायलेशन. ओके वेरी गुड. तो ये चीजों को समेटते हुए हम आगे जा रहे थे. और अगर एक सेकेंड मैं उस क्लास को अगर आपको दिखाऊं फिर से 1-2 चीजों को. यस जस्ट अ सेकेंड, कल के मार्किंग्स को ताकि रिवीजन भी हो जाए. लुक हियर, सोर्सेज ऑफ फाइनल डिविडेंड, करंट ईयर प्रॉफिट्स, यस सर, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स, पर सब में एक लाइन आ रहा है आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर
प्रीवियस लॉसेस एंड अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशंस ऑफ प्रीवियस ईयर्स, ये एडजस्ट होने के बाद जो प्रॉफिट्स आएगा वो आप यूज कर सकते हैं। कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कुछ गारंटीड अमाउंट्स देते हैं, उससे भी यूज हो सकता है। And another interesting point that unrealized gains, fake profits cannot be used for dividend declaration. ये रिजर्व्स वाली बातें, ऑप्शनल वाली बातें हमने देखी थी, फ्री रिजर्व से आप कर सकते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है that when I say that we can declare dividend out of profits, but profits suppose ये 14-15 चल रहा है, 1 लाख प्रॉफिट्स बिफोर डेप्रिसिएशन है, 30,000 इज डेप्रिसिएशन, तो आप तो बोलोगे बस हाँ सर 70,000 इज द डिविजिबल प्रॉफिट्स जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल है। रॉन्ग, क्योंकि अभी अभी हमने बात सुना था कि प्रीवियस ईयर लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन नॉट प्रोवाइडेड फॉर हैज टू बी एडजस्टेड। तो पुराने सालों का जब मैं देख रहा था ऊपर 67,000 के ऐसे फिगर्स हैं, तो फाइनली द डिविजिबल प्रॉफिट्स वुड बी 3,000। इज इट फाइन एवरीवन? वेरी गुड। उसके बाद हमने देखा रिजर्व रूल्स का पालन करना पड़ता है, बड़ी बड़ी बातें होती है, बट अगर आपकी गवर्नमेंट कंपनी है जिसमें ऐसा ऐसा शेयर होल्डिंग है जो बोर्ड पर दिख रहा है, तो आपको कंप्लायंस नहीं लगेगा। और ये रिजर्व रूल्स पिक्चर में आएंगे ही नहीं अगर आप फाइनल डिविडेंड पीएल क्रेडिट बैलेंस से दे रहे हो। यू आर नॉट यूजिंग द फ्री रिजर्व्स, यू आर यूजिंग पीएल क्रेडिट बैलेंस, देन दिस विल नॉट कम इनटू पिक्चर। इसमें कुछ सिंपल बातें हैं। द रेट ऑफ डिविडेंड मैक्सिमम एवरेज रेट ऑफ लास्ट 3 इयर्स हो सकता है। सर अगर हम पिछले 3 सालों में 1 साल डिविडेंड दिया ही नहीं था और एक बार 10 और 5 दिया था, तो 5% होगा एवरेज रेट। कैसे पता चला? लिखा हुआ मिला। दिस रूल विल नॉट अप्लाई अगर कंपनी ने पिछले 3 साल में डिविडेंड ही नहीं दिया, नील, तो मुझे फिर ये रूल अप्लाई नहीं करेगा, फिर मुझे पॉइंट 2 और 3 का पालन करना पड़ेगा। पॉइंट 2 क्या बोलता है? जो अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से, जो फ्री रिजर्व से, वो मैक्सिमम इतना होगा 10% ऑफ पेड अप कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। बट ये पूरा 10% भी नहीं यूज कर सकते हो, पहले उसमें से माइनस कर देना। करंट ईयर लॉस पहले माइनस कर देना, एंड देन बैलेंस ऑफ रिजर्व्स। हमेशा याद रखना, इतना भी पैसा मत उठा लेना कि रिजर्व्स आपका बहुत कम हो जाए। रिजर्व्स कम से कम 15% ऑफ पेड अप कैपिटल के बराबर होना चाहिए। हम लोगों ने इस पर फिर एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस किया था, एंड आई होप दैट हैज गिवन यू वन डायरेक्शन। इस न्यूमेरिकल में व्हाट डिड वी सी? दैट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व भी रिफ्लेक्टेड था। तो लोग है ना 10% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स कर लेते हैं। द वर्ड इज व्हाट? 10% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। और इस सम में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। इन्होंने इस सम में तो दिया है कि पिछले 3 सालों में हमने डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं किया है, तो आपको बाकी 2 कंडीशंस का पालन करना पड़ेगा। ओके, हमने फिर कुछ होमवर्क दिए थे आपको, 5 डेज वाली बातें देखी थी। 5 डेज के अंदर हम एक सेपरेट बैंक अकाउंट पे में ट्रांसफर करना पड़ता है, बट अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी हो, इफ यू सी द स्क्रीन, गवर्नमेंट कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट विद इन 5 डेज। ओ, रिलैक्सेशन। और एक अगर फुल्ली पेड अप शेयर्स कन्वर्ट होते हैं, मतलब आप फुल्ली पेड अप शेयर्स के रूप में, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स अगर डिविडेंड में आप देना चाहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर नहीं, आपने जब बोनस इश्यू पढ़ाया लाइफ में कभी, या मैंने सुना है बोनस इश्यू इन लीव ऑफ डिविडेंड कैन नॉट बी गिवन, इन लीव ऑफ डिविडेंड कैन नॉट बी गिवन, पर आप पहले से अनाउंस ही कर देते आई एम गिविंग इन डिविडेंड दिस टाइम फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, दैट इज अलाउड। ओके, और अगर आपके ये वाले डिफॉल्ट्स चल रहे हो, आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। कौन से डिफॉल्ट? आपके डिपॉजिट्स वाले डिफॉल्ट अगर चल रहे हो तो आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। उसके बाद येस्टरडे वी ऑल्सो डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से यहां बताया था। इफ यू सी द स्क्रीन, इंटरिम डिविडेंड is the dividend which is declared during the financial year before the AGM. Now the question arises कि interim dividend suppose आप 2020 बैलेंस शीट के बाद दे रहे हैं और AGM के पहले बीच में दे रहे हैं, जुलाई 20 में आप इंटरिम डिविडेंड दे रहे हैं, तो लड़का बोलता है तब तो इंटरिम डिविडेंड 2021 का हुआ। दोनों का हो सकता है, 1920 का भी हो सकता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल मैंने बताया था किस चीज पे डिपेंड करेगा, 21 साल का इंटरिम डिविडेंड। लैंग्वेज पढ़ो,
interim dividend declared in the period out of profits of the financial year 1920. अगर पिछले साल के प्रॉफिट्स को यूज करके आप इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो फिर इंटरिम डिविडेंड 1920 का लीगली माना जाएगा। अगर आप इंटरिम डिविडेंड जुलाई के प्रॉफिट से मतलब जून तक के जो प्रॉफिट से वहां से कर रहे हैं तब वो 2021 का माना जाएगा। सर इंटरिम डिविडेंड के सोर्सेस क्या है? पीएल क्रेडिट बैलेंस, मैंने फ्री रिजर्व नहीं लिखा, प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस क्वार्टर या प्रॉफिट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच इट इज डिक्लेयर्ड लेटर ऑन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जुलाई में यूज कर रहे हो 1920 फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट्स को, सो इवन थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। लोग एग्जाम में सिर्फ 2 वाले को या 1 वाले को टिक करके आते हैं। प्रॉफिट्स ऑफ द फुल फाइनेंशियल ईयर कैन आल्सो बी यूज्ड, जैसा कि आपने इस एग्जाम्पल में अभी देखा होगा। आप वीडियो पॉज करके इस एग्जाम्पल को फिर से रिकैप्चुलेट करने की कोशिश करिएगा। ओके सर, नाउ इंटरिम डिविडेंड हम कितना दे सकते हैं सर? इस पे बहुत सारी बारीकियां हुई थी। अगर कंपनी का कोई लॉस हुआ है ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर अप टू द एंड ऑफ द क्वार्टर प्रिसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, तो एक अपर कैप पिक्चर में आ जाता है। द अपर कैप इज लास्ट 3 इयर्स का एवरेज रेट से ज्यादा ना हो। एवरेज रेट्स ऑफ लास्ट 3 years, average rates of last 3 years से ज्यादा ना हो। If the company has incurred loss during the current financial year up to the end of the quarter immediately preceding the date of declaration, तो average rates of last 3 years से ज्यादा ना हो। सर एक चीज बताइएगा, interim dividend की अगर मैं बात करूं तो what is this meaning of this average loss during the financial year up to the end of the quarter? Suppose quarter 1 में 70 लाख प्रॉफिट्स है, क्वार्टर 2 में 40 लाख का लॉस है। सर तो इंटरिम डिविडेंड पर इस बार कैप आ जाएगा ना, क्योंकि लॉस हुआ है। और एवरेज रेट ऑफ लास्ट 3 इयर्स वाली बात मैं बोल रहा हूं, नो लिमिट। गुड न्यूज, क्यों सर? लॉस हुआ है ना। लैंग्वेज था इफ इट इज इनकर्ड लॉस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अप टू द एंड ऑफ द क्वार्टर, तो साल में अभी तक 2 क्वार्टर्स खत्म हुए, एक क्वार्टर में प्रॉफिट एक में लॉस, पर नेट हमारा प्रॉफिट ही हो रहा है 30 लाख का, तो मैं अपर कैप कैसे अप्लाई कर दूं? पर नेक्स्ट वाले में देखो, वहां पे अपर कैप एवरेज रेट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स लगेगा, बिकॉज सेकेंड क्वार्टर में 110 लाख का लॉस हुआ है। डिड यू अंडरस्टैंड द इंटरप्रिटेशन नाउ? बाकी सुनो, सारे टाइमलाइंस 5 दिन वाले, 30 डेज वाले, 7 डेज वाले, ऑल अदर प्रोविजंस ऑफ फाइनल डिविडेंड आर आल्सो अप्लाइंग टू इंटरिम डिविडेंड। सर एक चीज और बताइएगा, ये चार्ट क्या था? विद इन 5 डेज कहां से काउंट हो रहे हैं डेज? देखो, फ्रॉम डेट ऑफ डिक्लेरेशन। विद इन 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन वी आर ट्रांसफरिंग डिविडेंड टू अ सेपरेट बैंक अकाउंट। विद इन 30 days, वापस देखो डेट कहां से काउंट हो रहे हैं, फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड शुड बी पेड। सर अगर हम नहीं पे करते हैं तो लैंग्वेज ध्यान से देखो, एमसीक्यूज में भी लोग फंसते हैं। विद इन नेक्स्ट 7 days ट्रांसफर द डिविडेंड टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट, वरना फिर इंटरेस्ट के साथ करना। इसके इंटरेस्ट पर केस स्टडी या एमसीक्यू आ जाता है 12% पर एनम के साथ ट्रांसफर करिएगा। और अगर 7 साल इलैप्स हो जाएं, कोई मांगने नहीं आ रहा है, तो फिर गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फंड है आईपीएफ फंड, उसमें ट्रांसफर कर दीजिएगा। सर अगर हम कुछ गलत कर दें ट्रांसफर करने में, ये सब जो सेक्शन 124 की बातें हो रही थी, तो कंपनी के ऊपर कुछ पेनल्टी लगेगा, उसके ऊपर कुछ पेनल्टी के फिगर्स है। पहले फाइन बोलते थे, आजकल पेनल्टी है। यहां पर इस सेक्शन में एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट, उनके ऊपर भी पेनल्टी है, विच इज आई डोंट थिंक अ वेरी इंपॉर्टेंट पेनल्टी, बट यू मस्ट रीड इट वंस। और एक इंटरेस्टिंग चीज कि कई बार अब तुम बोलोगे सर आईपीएफ फंड में चला गया, कैन आई क्लेम दिस मनी? यस, यू कैन अगेन गेट योर मनी बैक। उसके लिए कुछ एप्लीकेशन के लिए आईपीएफ 5 नाम का फॉर्म जमा देना पड़ता है। और ये जो आईपीएफ फंड में आपको एक अमाउंट भी अब ट्रांसफर करना पड़ेगा, इसके लिए एक ऑनलाइन ट्रांसफर आप अमाउंट का कर देते हैं। यूजुअली आईपीएफ फंड के अकाउंट्स पीएनबी या एसबीआई के पास या और अदर बैंक्स जो भी उनके पास मेंटेन रहते हैं। और एक आईपीएफ 1 नाम का फॉर्म भी आईपीएफ पोर्टल पर आपको अपलोड करना है कि आपका ऐसा ऐसा केस था, आप इतने सालों का डिविडेंड अब आप आईपीएफ में भेज रहे हैं। ओके, एक इंटरेस्टिंग चीज, शेयर्स जिन पर 7 साल लगातार कंसेक्यूटिवली अगर डिविडेंड अनपेड यानी क्लेम्ड है, तो शेयर्स भी आईपीएफ फंड में ट्रांसफर होते हैं
और उनका भी रिफंड बाद में हो सकता है, प्रोसीडुरल पार्ट अलग है। तो इसके ऊपर मैंने 3 एग्जांपल्स दिया था। ये टू बी ट्रांसफर वाला केस सिंपल है। पर एग्जांपल 2 में बीच में आपने कोई साल क्लेम कर लिया था, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा शेयर्स ट्रांसफर वाला, बिकॉज कंसेक्यूटिवली व्हेन ऑन द शेयर्स डिविडेंड इज नॉट पेड फॉर 7 consecutive years, then this topic comes into picture. सर बीच में अगर हमारी कंपनी ने डिक्लेयर ही नहीं किया है, ऐसे केसेस में क्या होगा? तब भी ये सेक्शन पिक्चर में नहीं आएगा, इट्स रिटन। तो ये सेक्शन 125 में हमने कई बारें क्या देखी थी। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली सेक्शन 125 में एक जो इंटरेस्टिंग पॉइंट और देखा था हमने, दैट वाज, लुक एट द स्क्रीन्स, एजीएम के, दिस इज इंपॉर्टेंट, एजीएम के 60 दिन के अंदर आईपीएफ 2 नाम का फॉर्म आईपीएफ पोर्टल पे देना पड़ता है। सो व्हाट इज रिफ्लेक्टेड इन आईपीएफ 2? अनपेड डिविडेंड फॉर लास्ट 7 consecutive years, जो पिछले 7 साल के हैं, वो आईपीएफ 2 में आपको जमा देना पड़ता है। एंड इवन ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी आपको इस टाइप के अनपेड डिविडेंड हर साल डिस्क्लोज करते रहने चाहिए कि 31 मार्च को आपके कितने हैं। तो आईपीएफ 2 इज फाइल्ड विद इन 60 days ऑफ AGM, within 60 days of AGM। पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इफ यू हैव मिस्ड दिस। तो within 60 days of AGM you have to file IPF 2। और इसमें जो अनपेड डिविडेंड का इंफॉर्मेशन है, दिस इज नॉट एज ऑन द डेट ऑफ AGM, दिस इज एज ऑन लास्ट 31 मार्च को अनपेड डिविडेंड कैसे कैसे कितने ड्यू थे, दैट फिगर इज बेसिकली कंसिडर्ड। वेरी गुड। और ये होने के बाद हमने और भी चीजें यहां पर देखी थी। ये तो आईपीएफ 1 वाली बातें हो रही थी। एंड वेट फॉर सेकंड, ये मैंने एक टेक्निक सिखाया था आपको लॉर्ड बोलकर कि कब कब माना जाता है कि कोई पनिशमेंट नहीं लगेगा। लॉफुली एडजस्टेड डेट्स, ऑपरेशन ऑफ लॉ, एनी अदर रीजन, डिस्प्यूटेड टाइटल, डायरेक्शंस एंड डायरेक्शंस नॉट कंप्लाइड। नहीं कंप्लाई किया तो शेयर होल्डर को बताना चाहिए था, आपने उनसे कोई संपर्क भी नहीं किया। ये लैंग्वेज स्मॉल बी, पॉज करके लैंग्वेज पढ़ना, बिकॉज स्टूडेंट स्मॉल बी वाले पॉइंट को यूजुअली समझा नहीं पाते। ओके और ये एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है जो इसमें आता है कई बार कि सपोज डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, डिविडेंड डिक्लेयर हो गया पर आपका भी शेयर ट्रांसफर पेंडिंग चल रहा है, मतलब ए ने बी को शेयर्स बेचे थे, उसके नाम पर अभी तक बी के नाम पर हुए नहीं है, तो डिविडेंड कौन पाएगा? अगर ट्रांसफरर खुद कंपनी को लिख दे दैट प्लीज गिव इट टू बी, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज जब तक पेंडिंग चल रहे होते हैं ट्रांसफर, द डिविडेंड इज ट्रांसफर्ड इन सच केसेस एज पर कंपनीज एक्ट टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। ओके, याद रखना। एंड मोर ओवर कीप सेपरेटली, अगर कोई इन्हीं पेंडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर के केस में कोई राइट इश्यू या बोनस इश्यू आ गया है, देन दैट इज टू बी केप्ट सेपरेटली, एक बार हम किसी को भी नहीं देंगे। ओके एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेक्शन 125 एक थ्योरी हमने डेवलप किया था। सीजी establishes this fund, what type of amounts are credited to this fund? अगर क्वेश्चन आए तो हम लोगों ने डिटेल्ड क्लास में की थी। मैच्योर डिपॉजिट जो 7 साल से अनक्लेम्ड है वो भी, मैच्योर डिबेंचर्स जो 7 साल से जिनका पेमेंट नहीं हुआ है, एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट और 7 साल से ड्यू है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस रिमेनिंग अनपेड फॉर 7 years, ऐसे अमाउंट्स भी यहाँ डाले जाते हैं। इनका का पर्पस क्या है? ये फंड क्या चीज के लिए यूज होगा? एक अच्छा अमाउंट पर्पस लिखा है फॉर रिफंडिंग, क्योंकि आजकल ये पैसा बाद में भी क्लेम कर सकते हैं, इवन 7 साल बाद आके भी। रिफंड दोज थिंग्स, प्रमोटिंग इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन, और इनके कॉम्पोजिशन को भी हमने एक बार ज्ञान को भी ऑब्जर्व कर लिया था। व्हाट एल्स कि यहां पर जो अकाउंट्स इनका सेपरेट मेंटेन होगा, इस अकाउंट्स की ऑडिटिंग CNAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करवा रही होगी, और इसका रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाएगा। सो दिस वाज अ शॉर्ट रिवीजन, बट अब रुकिए, अब उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, अब हम लोग पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन आंसर्स यहां डेवलप करने जाएंगे। तो मैं ना थोड़ा सा रिवर्स चल के पहले अच्छे वाले क्वेश्चंस जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है पहले वो करवाऊंगा। लेट मी रीच, वैसे सारे इजी हैं। Come to question 18. Let's start reading it together. Mr. R is shareholder of
1000 equity shares, ठीक है सर, of 10 each approached the company in the last week of September 19 with a claim कि मेरा कुछ डिविडेंड इतने शेयर्स पर बचा हुआ है. ओके, सितंबर 19 में आया, जबकि एजीएम हेल्ड कब हुआ था? 2011 31 अगस्त को. यानी कि बहुत पुराना डिविडेंड मांगने के लिए आया है. इफ यू सी द स्क्रीन, व्हाट डिड यू एनालाइज? आप भी थोड़ा थोड़ा मार्किंग कर रहे होंगे. पुराने डिविडेंड को मांगने आया हूं. The company refused to accept the request of R and informed him that his shares on which dividend has not been claimed have been transferred to IPF fund. क्या अब नहीं हो सकता है? हमने भेज दिया IPF फंड को. अब तुम बताओ, क्या कंपनी का डिसीजन सही है, गलत है? क्या लग रहा है आपको? एंड एक और ऑप्शन पूछा है, सजेस्ट द रेमेडी अवेलेबल टू हिम फॉर ऑब्टेनिंग, और अपना शेयर्स रीट्रांसफर करवाने के लिए. वैसे शॉर्ट में आप सारे आंसर्स जानते हैं. कंपनी का डिसीजन गलत है. आजकल तो आप पैसा मांग सकते हैं. पहले शॉर्ट आंसर, एग्जाम में नहीं चलेगा ऐसे. सेकेंडली, फॉर अप्लाइंग, फॉर गेटिंग द मनी बैक, यू हैव टू अप्लाई इन IPF 5 फॉर्म टू द अथॉरिटीज. लुक हियर. अब इंग्लिश देखो, इसकी बैकग्राउंड देखो, हाउ द आंसर्स आर स्टार्टेड. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल ऑफ यू. क्या लिखा है देखो. According to Companies Act, unpaid or unclaimed dividend to be transferred to unpaid dividend account. Where a dividend has been declared by a company but has not been paid within 30 days from the date of declaration, the company shall within 7 days from the expiry of 30 days transfer the dividend to unpaid dividend account. The UDMA shall be open in any scheduled bank. किसी scheduled bank में हम खोल लेते हैं. Any amount transferred to unpaid dividend account and which remains unpaid for 7 years from the date of such transferred, it will be transferred by the company along with interest. कि उस अकाउंट में जो रहते रहते उसको इंटरेस्ट मिला है, अक्रू हुआ है, उसके साथ. ओके. उसके बाद आपने ये भी बताया, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, सॉरी, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू IPF. All shares in respect of which dividend has not been claimed for 7 consecutive years or more, they will be transferred to IPF fund. Okay. Any claimant of shares can get it from the IPF according to the prescribed procedure. Follow करके आप ये पा सकते हैं वापस. And on submission of prescribed documents. And therefore, ऐसे situation में online applications होते हैं. In the given question, then this thing is happening. So देखिए, मैंने read किया अभी तो पहले. अब मैं इस आंसर के पैटर्न को बताता हूं. अगर ये 5 मार्क का क्वेश्चन है and if you only write 1 line answer, the company's claim is wrong, nowadays you can get the dividend back even after 7 years. वो नहीं चलेगा. What you should do, आप चाहें तो पूरा ये समझा सकते थे सेक्शन 124, सेक्शन 124 एक्सप्लेन्ड. और अगर आपका टाइम शॉर्टेज है, आपको लग रहा है इतना मैं बड़ा लिखने जाऊंगा तो बहुत लग जाएगा, एटलीस्ट यू शुड स्टार्ट फ्रॉम दिस कि जो पैसा अनपेड में आए हुए 7 साल हो जाता है और उसको हमें IPF फंड में भेजना पड़ता है. फिर आपने ये भी दिखाया, शेयर्स जिन पर 7 कंसेक्यूटिव इयर्स के डिविडेंड बाकी रहते हैं वो भी ट्रांसफर होते हैं. ओके. थर्ड एस्पेक्ट, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कर सकते हैं प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स के साथ. क्योंकि क्वेश्चन क्या है देखो, इसे पूरा बैकग्राउंड बता रहा है कि डिविडेंड तो डिक्लेयर हुआ पर आप मांगे नहीं, अब अचानक बहुत दिन बाद मांगने आए. दैट इज वाई देखो लेआउट है ना, कि आपको ये पूरा 124 समझाना उचित है यहां पर, बिकॉज आप पूरा बैकग्राउंड बता रहे हो कि डिविडेंड जब डिक्लेयर होता है और विद इन 30 डेज अगर कोई क्लेम नहीं करता है, देन विद इन नेक्स्ट 7 डेज हमने पहले अनपेड डिविडेंड अकाउंट इन शेड्यूल्ड बैंक भेजा, वहां फिर जब इतने साल हो गए फिर हमने IPF फंड में भेजा. आप चाहें तो अभी भी उसको रिकवर कर सकते हैं प्रोसीड्यूर फॉलो करके. वैसे मेरे मुंह से एक लाइन निकला ही था, IPF 5 में अप्लाई किया जाता है फॉर क्लेमिंग बैक. अंडरस्टूड. Now in the given case, ये पूरा स्टोरी आपको यहां बताया गया है. कंपनी इज, पहले लिखा था कंपनी इज जस्टिफाइड इन रिक्वेस्टिंग टू एक्सेप्ट, he should apply to IPF authorities
हाँ, कंपनी ए का मना कर सकता है, आप अप्लाई आईपीएफ अथॉरिटीज को करिए अलॉन्ग विथ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। यानी जो आपको एप्लीकेशन करना है आप आईपीएफ अथॉरिटीज के थ्रू करिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी मना कर देगा, वो लाइन इंस्टीट्यूट ने लिखा है, बट द राइट इज दैट कंपनी रिफ्यूज नहीं कर सकता, कंपनी उसको पूरा प्रोसीड्यूर बता देगा कि आप ऐसे ऐसे करिए, आईपीएफ अथॉरिटी से आपको अपना रिफंड ऑफ डिविडेंड एज वेल एज शेयर्स दोनों क्लेम कर सकते हैं। एक बार फुल पेज करो। वेरी गुड क्वेश्चन। व्हाई द क्वेश्चन इज गुड? क्योंकि इसमें क्वेश्चन में राइटिंग पैटर्न डेवलप हुआ है पूरा, अच्छे से चेक करके देखो। वीडियो ऑन है? स्टार्ट कॉपिंग, देखिए अगर कोई का मिस हुआ है एनालाइज करिए एंड एक लाइन जरूर लिखो, मस्ट प्रैक्टिस दिस राइटिंग पैटर्न। ओके, वेरी गुड। एंड देखिए उस दिन मैंने वैसे मेरे बुक्स में मैंने ना ये दे रखा था, क्या बोलते हैं इसको, रिफंड का प्रोसीजर जो एग्जाम में आता नहीं है। फुल पेज। ओके, ये ऐसे आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते थे। जस्ट सेकेंड, यहां पे भी वही प्रोसीड्यूर दिया हुआ था। आईपीएफ 5 गवर्नमेंट के पोर्टल पे हमें जमा देना पड़ता है, ये नॉलेज के लिए मैंने बोला था। शेयर होल्डर्स कंपनी को भी आईपीएफ नोट की 5 की नोटिस देती है। फिर कंपनी का जो नोडल ऑफिसर होता है, यूजुअली सीएस होता है, वो वेरीफाई करेंगे क्लेम सही है क्या, बिकॉज नोडल ऑफिसर को अपनी वेरिफिकेशन आईपीएफ अथॉरिटी को रिप्लाई करनी पड़ती है। यानी कंपनी का सहयोग चाहिएगा ही, तो कंपनी ये नहीं बोल सकता जाओ सीधा आईपीएफ से मांगो। समझ में आ रहा है आपको? यहां तक था। तो ये प्रैक्टिकल भी मैं थोड़ा सा आपको यहां दिखा दे रहा हूं। चलिए, वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ व्हाट एल्स, आई विल जस्ट शो इट टू यू, जस्ट अ सेकेंड। इस क्वेश्चन के बाद आप पर्टिकुलरली क्वेश्चन नंबर 19 पर आइए। लेआउट, स्टार्ट रीडिंग क्वेश्चन 19। शेयर होल्डर्स ने मिस्टर कुमार को शेयर नहीं मिले, उसने इंस्ट्रक्शन किया था कि मेरे बैंक अकाउंट में जमा कर दीजिएगा। द कंपनी रेमिटेड द डिविडेंड बट द बैंक रिटर्न द पेमेंट ऑन द ग्राउंड द अकाउंट नंबर डजंट टैली। अकाउंट नंबर टैली नहीं कर रहा है, तो बैंक वालों ने रिजेक्ट कर दिया मिस्टर कुमार का क्लेम, तो कुमार को पेमेंट नहीं मिला। तो अब आपको बोला जा रहा है कि कंपनी का फेलियर है या नहीं है। आपको लगेगा हमने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया। आप बोलते हैं सेक्शन 127 में बोला जाता है इफ द डिविडेंड इज नॉट पेड विद इन 30 days देन दिस थिंग हैपेंस, इजंट इट? बट शेयर होल्डर हैज गिवन डायरेक्शंस टू द कंपनी रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डायरेक्शंस कैन नॉट बी कंप्लाइड विथ। काम तो पूरा नहीं हुआ ना। कंपनी रेमिटेड द डिविडेंड, बैंक रिटर्न द पेमेंट, द अकाउंट नंबर गिवन बाय कुमार डजंट टैली विद द रिकॉर्ड्स एंड दिस। अगर कुछ गड़बड़ हुआ था, उनका क्रेडिट नहीं हुआ, तो भी तो मुझे कुमार को बोलना चाहिए था ना। द सेम हैज नॉट बीन कम्युनिकेटेड टू द शेयर होल्डर, इसलिए पीनल प्रोविजंस अट्रैक्ट होंगे।
ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में फुल पेज करो एक बार। मुझे पेनल्टी का फिगर नहीं लिखना है, बेसिकली आप क्वेश्चन ये हो रहा है रिगार्डिंग द फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं अगर याद हो कि डायरेक्टर जो दोषी होते हैं उनको 2 साल तक का सजा एंड फाइन ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 पर डे तक का लग सकता है, एंड कंपनी के ऊपर 18% इंटरेस्ट पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट। वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज आपको लगेगा अरे इसमें कंपनी की क्या गलती है। कंपनी ने कंप्लायंस, मतलब कंपनी डिड नॉट इन्फॉर्म कुमार अबाउट द डिस्क्रिपेंसी। दिस वाज अ वेरी डिटर्मिनिंग लाइन। द कंपनी डिड नॉट इन्फॉर्म मिस्टर कुमार अबाउट दिस डिस्क्रिपेंसी। कैन यू सी दिस एवरीवन? The company did not inform Mr. Kumar. तो यही डायरेक्शंस कंप्लाई नहीं हो पाए एंड द सेम हैज नॉट बीन कम्युनिकेटेड। तो लोग यहां पर फंस जाते थे, अब नहीं फंसेंगे आप। ओके, लेआउट डीके जी। उसी तरह अब और छोटे छोटे क्वेश्चंस है, तो मैं पहले टफ वाले क्वेश्चंस करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 20, वेरी इंटरेस्टिंग। Alex Limited is facing loss in business during the financial year 18-19. In the immediate preceding 3 financial years, the company had declared dividend at this rate. ठीक है, यानी इस साल लॉस है, पिछले 3 साल के डिविडेंड दिए गए हैं। बोर्ड has declared interim dividend 12% for the current financial year like previous year. तो आज हम लोग पढ़े थे, according to Companies Act, the board may declare interim dividend. But in the case of loss during the financial year up to the end of the quarter preceding the date of declaration, then the average rate of last 3 years dividend should be followed. और था source of interim dividend भी दिखा देना चाहिए था मुझे। आइए, yes, लैंग्वेज बहुत अच्छा होना चाहिए। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, आज मैंने समझाया था क्लास शुरू होने के पहले। ओके, पूरा ये लैंग्वेज लोग लिख ही नहीं पाते हैं आंसर्स में, उनकी आंसर्स बहुत नॉर्मल हो जाती है। और शुरू में बोर्ड के पास पावर है, ये आप शो ऑफ किए थे। सोर्सेज के बारे में भी आप दिखा रहे थे कि पुराने प्रॉफिट से भी, या पीएल क्रेडिट बैलेंस से, या उस साल के फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट से। तो ये गलत हो गया, पढ़ के देखो फुल पेज। यूज 3 इंग्स ताकि वो लैंग्वेज जिनको प्रॉब्लम होता है डेवलप करने में, लॉस ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर अप टू द एंड ऑफ द क्वार्टर, ये पूरे आंसर्स में रिफ्लेक्ट हो अच्छे तरीके से। क्वेश्चन वापस मैं फुल कर देता हूं, कोई कैसा अगर पेज नहीं हो तो देख सकेगा। स्टार्ट ऑब्जर्विंग। ओके, नाउ रोमन 2 पढ़ते हैं मिलकर कि इस कंपनी ने 15% इक्विटी, इफ यू सी रोमन 2, डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट वेस्ट ने 15% इक्विटी फॉर द फाइनेंशियल ईयर ये डिक्लेयर कर दिया। शेयर होल्डर्स मीटिंग में अप्रूव हो गया। मिस्टर बिनॉय, द होल्डर ऑफ 2000 इक्विटी शेयर्स थे, पर उन्होंने अपने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए थे। किसको ट्रांसफर कर दिए थे अपने शेयर्स? मिस्टर मोहन को। यानी कि कौन से चैप्टर पे बेस लग रहा है क्वेश्चन? वो ट्रांसफर की रजिस्ट्रेशन जब पेंडिंग होती है, मोहन के नाम में शेयर्स हैज बीन रजिस्टर्ड। कहां लिखा हुआ है? बिने द होल्डर ऑफ दिस बट ही ट्रांसफर द शेयर्स टू मोहन। अब डिविडेंड किसको मिलेगा अगर मोहन के नाम में रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, या मोहन को मिल जाएगा? पहले देखो लैंग्वेज। यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा ड्राफ्टिंग इसकी अलग है। 17-18 यानी 31 मार्च 2018 को वाले साल खत्म हो रहा है। एजीएम 24 अक्टूबर को हुआ था और इसके नाम में रजिस्ट्री ट्रांसफर हो गया था। ओह वेरी गुड। तो ये मतलब एग्जैक्टली इफ आई सी, यहां पे ट्रांसफर पेंडिंग नहीं है, ट्रांसफर हो गया था। डेट्स ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। यहां उसके नाम में ट्रांसफर हो गया था
और तो बेसिक लॉ क्या बोलता है, दैट डिविडेंड मस्ट बी गिवन टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर और टू हिज ऑर्डर और हिज बैंकर. तो इन दिस केस उसके नाम में रजिस्टर हो गया था. अभी क्योंकि हम लोग आज रिवीजन में वो वाला केसेस देखे थे जहां रजिस्ट्रेशन पेंडिंग होता है, ट्रांसफर की रजिस्ट्रेशन अगर पेंडिंग होती है देन वी कीप इट सेपरेटली. पर यहां पर व्हाट हैपन, रजिस्टर हो गया था इसलिए उसको मिल जाएगा. बट क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है. ये इसे डेट्स ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी होता है व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चंस, क्योंकि अभी माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में आज के रिवीजन के बाद बस लग रहा होगा हाँ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर का क्वेश्चन आए तो लिख दो अनपेड डिविडेंड. इट डजंट ऑपरेट लाइक दैट. यहां पे रजिस्ट्रेशन पेंडिंग नहीं था, हो गया था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू सी, कहां लिखा हुआ है, यस, स्टार्ट रीडिंग रोमन 1 एंड रोमन 2 बोथ. रोमन 1 एंड रोमन 2 आप पढ़ना शुरू करिए. इंटरेस्टिंग, इजी भी है, जल्दी पढ़ो. YZ Limited is a manufacturing company. It has proposed a dividend of 10% for the year 17-18 out of the current year profits. Board तो कर ही सकता है, board recommend कर सकता है, फिर shareholders declare कर देंगे. The company has earned a profit of 910 crores. It does not intend to transfer to general reserves. ये क्या बात हुई, बिना जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किए लेआउट, बिना जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किए आप इतना बड़ा डिविडेंड दे देंगे? हाँ सर, आप रिवीजन में आज भी बोला था a company may transfer to general reserves before the declaration of dividend. It is not mandatory to transfer to general reserves. आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा. Okay, may word is very important in the answers. Okay, दिखा, चेक करो. Very good. So इसलिए ट्रांसफर मैंडेटरी नहीं है, ये डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी पर है. ये सब लाइंस दिख रहा है. एंड एज पर गिवन प्रॉफिट्स देयरफॉर कंपनी पर है. वो बोर्ड मीटिंग में क्या डिसाइड होता है कि रिजर्व्स में कितना ट्रांसफर करना है. कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी, क्या कंपनी ऐसा कर सकता है? यस, इट्स डिस्क्रिशनरी. नेक्स्ट वाला देखकर आप सोचो क्या होगा. करण वॉज होल्डिंग सो मेनी इक्विटी शेयर्स, वो फाइनल कॉल नहीं किया, अब कंपनी का डिविडेंड डिक्लेयर आया है, करण को कितना डिविडेंड रिसीव होगा आप तो बस कैलकुलेट कर दोगे 10% लगा के. कंपनी कैन एडजस्ट द कॉल्स इन अरियर अगेंस्ट द डिविडेंड. सर, इट विल बी एन ऑफेंस. डिविडेंड तो पे हो जाना चाहिए ना विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन. आप शायद पढ़े थे that in some cases even if the dividend is not paid within 30 days there is no non compliance of law. ओके, कहां लिखा हुआ है? पढ़ के देखिए. No offense will be committed by a director for adjusting the calls in arrear remaining unpaid or other sum due. तो यहां पर इनके डिविडेंड का सपोज कितना कॉल मनी बचा हुआ है, वो उनके कितने डिविडेंड से फुल्ली एडजस्ट हो जाएगा. पढ़ करके कैलकुलेशन देखिए, फुल पेज करिए. और कई लोग पूछते हैं हमको सारे पॉइंट्स लिखने थे क्या नॉन कंप्लायंसेस के? नहीं, 3 मार्क्स का जो पॉइंट आपके फैक्ट्स में रिवॉल्व कर रहा है सिर्फ उसी पॉइंट को आपको लिखना पड़ेगा. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. 21 हुआ. नाउ क्वेश्चन 23 में आ जाओ पहले, फिर लास्ट में 22 में भी जाएंगे, कोई टेंशन नहीं. 23 में आ जाओ प्लीज. ये डिविडेंड वारंट की बात हो रही है, अरेस्ट वारंट की नहीं या शेयर वारंट की नहीं. इट्स लाइक अ चेक जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है. ASR Limited declared dividend at its AGM held on 31st December. The dividend warrant to A, the shareholder, was posted on this तारीख. Now due to postal delay, आप भी मार्क कर रहे हो ना, due to postal delay A received the warrant late and encashed it subsequently.
Can Mr. A initiate action against the company for failure to distribute the dividend within 30 days? Okay. पहले तो आपको यहां बताना चाहिए था the dividend must be paid to the registered shareholder within 30 days. और डिविडेंड वारंट्स रजिस्टर्ड एड्रेस पर विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम पोस्ट हो जाने चाहिए. लॉ में क्या फोर्स कर पोस्ट. वंस पोस्टेड इट इज इममटीरियल. लैंग्वेज ध्यान से देखो. वंस पोस्टेड आप भी मार्क कर रहे हो. Once posted, it is immaterial whether the same are received within 30 days or not. हमने अपना पोस्ट करने का काम लेआउट, पोस्ट करने का टाइम, पोस्ट करने का काम हमने टाइमली अदा कर दिया है, तो कोई नॉन कंप्लायंस नहीं है. सो व्हाट डिड आई सी? बहुत सारे जो एक्सेप्शंस थे कि कब नॉन कंप्लायंस नहीं माना जाता है, दोस क्वेश्चंस आर कमिंग हियर ग्रेजुअली. तो वेरी इंटरेस्टिंग, ये आपको याद रहना चाहिए. मैं फुल पेज कर रहा हूं 1 सेकेंड के लिए. देखो जिन्होंने मार्किंग नहीं की या नहीं समझी, इसलिए मैंने क्लास के शुरुआत में आई स्टार्टेड रिवाइजिंग डिविडेंड स्मार्टली एंड देन आई डिड द क्वेश्चन. जल्दी से कर लीजिए. वेरी गुड. नाउ सिमिलरली एक 21 में आ जाइए. देखिए जी 21 में ना एक नया एक्ट का नाम दिखेगा, घबराना मत उससे अगर जिनका नहीं हुआ है लाइफ में कभी. जनरल क्लॉजेज एक्ट. ये एक ऐसा एक्ट होता है जिसमें हमको बताया जाता है लॉ इंटरप्रेट कैसे करना है. लॉ में जो हम लाइंस पढ़ते हैं उनके इंटरप्रिटेशन की चीजें हमें इस एक्ट में भी पता चलता है. और इस एक्ट का बहुत काम है. व्हेन वी डू इन लाइफ सम टाइम देन वी विल गेट टू नो. अभी आप उसको बस नाम से डरिएगा मत. Komal Limited declares a dividend for its shareholders in its AGM on 27 September 2018. Referring to the provisions of General Clauses Act and the Companies Act advise the dates during which Komal Limited is required to pay the dividend. कब पे कर देना चाहिए? 27 तारीख को अगर डिक्लेयर हुआ है. And the dates during which they have to transfer the amount to unpaid dividend account. तो ये जो जनरल क्लॉजेज एक्ट में हमें क्या सिखाया गया है कि जब हम लोग टाइम लॉ में पढ़ते हैं ना, फॉर एग्जांपल विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन एंड देन विद इन 30 डेज अगर नहीं पे होता विद इन द नेक्स्ट 7 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज. तो बोलते हैं लॉ में जब टाइम की कंप्यूटेशन होती है, जैसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूं एग्जाम्पल के थ्रू. जब हम बोलते हैं कि 27 तारीख को मीटिंग हुई है, कितने तारीख को? 27 तारीख को. तो जिस दिन से काउंटिंग शुरू करना है, फ्रॉम 27 अगर मुझे काउंटिंग शुरू करनी है, तो याद रखिएगा इस केस में 28 तारीख से गिनना शुरू करिए. 27 तारीख को एजीएम हुआ है, तो डोंट स्टार्ट काउंटिंग योर 30 डेज फ्रॉम 27. ये जनरल क्लॉजेज एक्ट बताता है that when you are required to compute the time from a certain date, that from 27th within 30 days from 27th, then exclude the first day in that series of days. That is, we are saying within 30 days from 27th we have to pay. तो फर्स्ट डे जो 27th आ रहा है वो एक्सक्लूड करके 28 से काउंटिंग शुरू करिए. और जो 30वां डे आएगा, सपोज मेरे केस में अगर आप काउंट करोगे ना 27, आप समझ रहे मेरी बात, तो 27 अक्टूबर तक वो मुझे काउंट करना है. द फर्स्ट डे इन द सीरीज इज एक्सक्लूडेड एंड द लास्ट डे इज इंक्लूडेड. फुल पेज करो. लिखना फर्स्ट रीड दिस पैरा. देन दिस, यानी ये है पैरा 1, मतलब आपके समझने के लिए. देन पैरा 2. एग्जाम में पैरा 2 को ही 1 लिखना है, पर यहां क्योंकि तुम लोग जनरल क्लॉजेज एक्ट नहीं पढ़ा हुआ है, तो इसमें जो लैंग्वेज लिखने का स्टाइल है ना, एक्सक्लूड द फर्स्ट इन द सीरीज ऑफ डे एंड इंक्लूड
the last, exclude the first and include the last. Start reading, everyone. Start observing, everyone. तो आंसर में पहले जनरल क्लॉजेज एक्ट के इस जो अच्छे ओपनिंग लाइंस हैं जो लॉ को स्टेट कर रहे हैं दैट हाउ द कंप्यूटेशन ऑफ टाइम इज डन, इसको समझने का बेस्ट स्टाइल तो ये है जब हम लोग जनरल क्लॉजेज एक्ट जिनके सिलेबस में होता है और हम लोग करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. Is it fine, everyone? And the dates during which it has to be transferred to unpaid. अब इसमें देखो पहले तो थ्योरी स्टेट करोगे जो मैं आपको समझा रहा था विद इन 7 days फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 30 days. तो 30 days कब खत्म हो रहा है? ट्राई टू अंडरस्टैंड. मुझे 30 days के अंदर पेमेंट करना है तो वो 30 days है 27 अक्टूबर. अब मैं बोल रहा हूं विद इन 7 days फ्रॉम द 30th डे. तो 30th डे इज 27 जो फर्स्ट इन द सीरीज आ रहा है तो 27वां काउंट नहीं होगा. 28 तारीख से लेकर नेक्स्ट 7 days तक यानी कि 3 नवंबर तक. सर कैसे आया 3 नवंबर? 4 नवंबर आएगा ना. अक्टूबर में 31 दिन होते हैं 28 29 30 31. क्योंकि अब मुझे 7 days काउंट करना है फ्रॉम 27th. और अभी ऊपर पढ़े थे जनरल क्लॉजेज एक्ट में बोलता है जो फ्रॉम वाला फर्स्ट डे होता है उसको हटा देते हैं तो हम 27th को काउंट नहीं करेंगे. 28 तारीख से काउंटिंग मेरी शुरू होगी और 3 नवंबर तक ये पैसा ट्रांसफर हो जाना चाहिए. सो दिस इज द वे हाउ वी आर रिवाइजिंग इट. फुल पेज करो. पहले मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए आपको एंड देन अगेन नाउ दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल्स इन द आंसर्स आर रिक्वायर्ड. रिवीजन क्लास मुझे लगता है सिर्फ चार्ट से बिल्कुल नहीं करना चाहिए. एक तो छोटे छोटे लिखे रहते हैं जो दिखते हैं वो पढ़ने में नहीं आते. फिर आपके मार्क्स भी छोटे छोटे आते हैं बिकॉज वो कंप्लीट फुल सेंटेंसेस आपको कभी डेवलप करना आता ही नहीं है. सेम थिंग अप्लाइज फॉर द टैक्स पेपर जहां पे बहुत एक्सप्रेसिव बनना पड़ता है आपको आंसर्स लिखने के समय. स्टार्ट ऑब्जर्विंग. पॉज कर लो, रिवाइज कर लो एक पॉज करके. इज इट फाइन? चेक करो, अच्छे से मैच करो, एनालाइज करो. ओके चलिए और भी करते हैं धीरे धीरे. अच्छा 18 हो गया था. कम टू क्वेश्चन 17 रोमन 2. आइए ये देखकर कुछ याद आएगा. अरे देखकर खून खौल गया. सेक्शन 8 कंपनी इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम डिक्लेयरिंग डिविडेंड फ्रॉम डिक्लेयरिंग प्रॉफिट्स अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट. फ्री लाइन लिखना चाहिए था. प्रॉफिट्स आर अप्लाइड ओनली फॉर प्रमोटिंग द ऑब्जेक्ट्स. जब आंसर छोटा होता है तो सोचो उससे रिलेटेड और क्या क्या बातें. प्लीज यूज 2 points बिकॉज स्टूडेंट प्रोहिबिशन वाला पॉइंट तो लिख के आ जाते हैं बट दे ऑल्सो शुड फोकस अपॉन कि फॉर व्हाट पर्पस प्रॉफिट्स आर यूज्ड. फुल पेज. सो इन द इंस्टेंट केस मतलब गिवन केस क्या होगा?
पढ़िए। तो ये जो कलर वाले पॉइंट्स हैं उन पर मार्क्स है, यू कैन नॉट टेंड टू डाइल्यूट एंड यू कैन नॉट स्किप दीज पॉइंट्स। यही राइटिंग स्किल्स पे मैं आपको फोकस करते जा रहा हूं, बार बार चेक करो। ओके, देखा आपने लेआउट प्लीज। तो हम लोग उल्टा चल रहे हैं पीछे के क्वेश्चंस हार्ड वाले करने के बाद, देन वी आर कमिंग टू दिस पर्टिकुलर वन नाउ। अब बहुत सिंपल है, सारे वैरायटी हो चुके हैं। लिखा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 16-17 यूनिवर्सल लिमिटेड डिक्लेयर एन इंटरिम डिविडेंड फॉर द सेकंड टाइम एंड आफ्टर डिक्लेरेशन द बोर्ड डिसाइडेड टू रिवोक द सेकंड इंटरिम डिविडेंड। अरे बाबा, रिवोकेशन का नौबत आ गया। जरूर मजबूरी रही होगी, देखते हैं क्या बोर्ड रिवोक कर सकता है। और उन लोग more than, if the board proposes to transfer, what will be your answer? If the board proposes to transfer more than 10% of the profits to the reserves before declaration of dividend. ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा आपको एक बार का। तो पहले जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, बैकग्राउंड देना बहुत जरूरी है। जैसे कि बोर्ड में डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड, बोर्ड के पास पावर है। सोर्सेस शो कर दो थोड़ा सा, that surplus in the PL account and profits of the financial year for which interim dividend is to be declared. And when declared, it becomes a debt and a shareholder can recover. और ऊपर से पेनल्टी भी लग जाता है, फाइन भी लग जाएगा। 127 will also come into picture if the payment is not made within 30 days. और ये जो लाइन है, once declared it becomes a debt. तो यहां पर रिवोकेशन नहीं हो सकता है, नॉर्मल सिनेरियो। ओके, एंड जो रिजर्व्स में ट्रांसफर करने की बात हो रही है वो ऐसे भी मैंडेटरी नहीं है, वो तो कंपनी का खुद का डिस्क्रिशन है, हम रिजर्व्स में कितना ट्रांसफर करेंगे नहीं करेंगे। तो बोर्ड में ट्रांसफर मोर देन 10% ऑफ द प्रॉफिट्स, वो कितना भी करे, हम क्या कर सकते। अंडरस्टूड। तो ये बैकग्राउंड सीधा कैन नॉट रिवोक से आंसर शुरू नहीं होगा, पहले आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा बताना होगा। बोर्ड में डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड आउट ऑफ द सोर्स एंड वंस डिक्लेयर्ड इट क्रिएट्स अ डेट टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स। सर ये कहीं पढ़ा हुआ लग रहा है? यस ऑफ कोर्स पढ़ा हुआ है, आई विल शो इट टू यू। सुप्रीम कोर्ट इन किशन चंद चेलाराम वर्सेस सीआईटी भी बोला था द डिविडेंड्स वंस डिक्लेयर्ड कैन नॉट बी रिवोक्ड। केस लॉ अगर याद रहे तो इट्स ओके, अदरवाइज आप नॉर्मल आंसर लिखिए, रॉन्ग नाम मत लिखिएगा। ओके तो हम लोग यहां पहुंच गए। यस, और ये जो ज्ञान दिया है, अब क्या होगा अगर इतना % ट्रांसफर करना चाहेगा, अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो उनके खुद के डिस्क्रिशन के, कंपनी के डिस्क्रिशन पर है। अंडरस्टूड। सो यू कैन नॉट थिंक अबाउट दैट क्लॉज कि क्या हो जाएगा अगर ज्यादा ट्रांसफर करेगा। नाउ रीड दिस क्वेश्चन। तो यू कैन नॉट ले आउट, कंपनीज एक्ट में हमने फर्स्ट ओपनिंग लाइंस में पढ़ा था जब हम लोग सेक्शन 123 कर रहे थे और मैं उसका कॉन्सेप्ट दे रहा था। बोर्ड रेट रिकमेंड करता है, उससे आप हायर रेट नहीं जा सकते, सेम रेट या लोअर रेट हो सकता है एजीएम में। ओके पढ़ के देखो। लोअर हो सकता है, यू कैन नॉट गो एट अ हायर रेट, ये यहां पे हार्ड इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो ये रेजोल्यूशन आपकी गलत हो जाएगी। और वंस डिक्लेयर्ड इट क्रिएट्स अ डेट टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स। यहां देखो केस लॉ का नाम भी इंस्टीट्यूट ने एक बार मेंशन किया था जो मैंने दिखाया था। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं, ये भी आप चाहें तो कर सकते हैं, इलीगली डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है या आउटब्रेक ऑफ वॉर या कुछ ऐसा हो गया जो फायर, कुछ बड़ा कैटास्ट्रॉफिक इवेंट हो गया है, देन दे कैन बी जस्टिफाइड इन रिवोकिंग द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। पढ़ के देखिए एक्सेप्शनल केसेस को जो हम लोग क्लास में भी डिस्कस किए थे, वापस आंसर्स में सजा दिए गए। तो मेरे मार्किंग्स को इनकॉर्पोरेट करने से फायदा क्या होता है कि जो आप एक क्वेश्चन रेज करते हैं, आंसर में क्या वर्ड्स आना चाहिए वो मिस नहीं होगा। रीजन ऑफ यूजिंग वेरियस कलर्स टू रिफ्लेक्ट दैट 3-4 टाइप्स ऑफ व्यू पॉइंट्स आर बेसिकली reflected in the answer, not viewpoints, legal points, layout.
ध्यान से देखो, इज इट ओके? श्योर एवरीवन? पक्का ना? चेक करो अच्छे से। तो आज ही अगर वापस रिवाइज करोगे इन आंसर्स को क्लास खत्म होने के बाद, एंड आई डोंट थिंक कि आज कोई जूम सेशन चाहिए, फिर भी अगर होगा आई विल पुट इन द ग्रुप, बिकॉज ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कशन है। एंड यू मस्ट ट्राई टू लर्न दीज टॉपिक्स इमीडिएटली, राइटिंग पैटर्न को। आज भी जैसे फ्रेश है तो नेक्स्ट 2 दिन के अंदर गैप मिलते ही वापस इसको याद कर लो। और अगले हफ्ते कैलकाटा में कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस होंगे, बिकॉज आई हैव हर्ड योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स ट्यूशंस आर ऑफ नेक्स्ट वीक, सो आई माइट कॉल यू फेस टू फेस व्हेन आई स्टार्ट अनदर बुक पैरेलली। चलिए, वेरी गुड बैच। नाउ व्हाट एल्स? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एक्चुअली, एंड एवरी टर्म दे आर आस्किंग क्वेश्चंस ऑन दिस। ये हो गया था, ठीक है। ये पढ़ के देखो, बहुत सिंपल है। स्टार्ट रीडिंग लेआउट। ओ, डाइवर्ट करने का बात चल रहा है। डिविडेंड को एक से इन्वेस्टमेंट खरीद लेंगे, जिसके कारण अब डिविडेंड 45 डेज बाद पेमेंट हुआ है। गजब क्वेश्चन है, सोचो सोचो। मतलब इसमें आप 5 डेज से भी शुरू कर सकते थे, 5 दिन के अंदर एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डालना चाहिए था। 123 का वो 5 डेज वाला पॉइंट भी आप इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते थे। देन यू राइट अबाउट विद इन 30 डेज पे नहीं करते हो तो आपको नेक्स्ट 7 डेज के अंदर इसको दूसरे अकाउंट में डालना चाहिए। वेयर अ डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड बट नॉट पेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, तब क्या होगा ऐसे सिचुएशन में? एवरी डायरेक्टर हु इज नोइंगली अ पार्टी, उनको कॉन्ट्रावेंशन के बारे में पूरा समझाना पड़ेगा आपको। यानी इनडायरेक्टली 127 भी पूछ लिया, 2 years का जेल होता है एंड 1000 रुपीज पर डे का मिनिमम फाइन। डायरेक्टर्स पर क्या आएगा? और कंपनी पर सिंपल इंटरेस्ट पर एनम 18% पर एनम। अंडरस्टूड? वेरी गुड क्वेश्चन। और अगर ये पेमेंट कंपनी एडजस्ट किया है क्योंकि कुछ ड्यूज कंपनी को चुकाया नहीं था, रीड दिस पार्ट, फुल पेज। वेरी गुड कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। पास्ट एग्जाम्स में मोस्ट ऑफ देम हैव बीन आस्क्ड। वेरी गुड। मतलब कहाँ तक सोच जाता है। गलत किया इस कंपनी ने? क्यों गलत किया सर? आप ही सोचिए, गलत तो किया ही है। तब कोई वायलेशन नहीं है। अगर वो एडजस्ट किया देन इट इज नॉट अ वायलेशन, ओके? क्योंकि कंपनीज एक्ट में उसी प्रोवाइजो में सेक्शन 127 में लिखा था। यस सर, इंटरेस्टिंग लेआउट। क्वेश्चन 13 is again interesting. लिखा है WL Limited is facing loss in business during the current financial year. In the preceding 3 financial years, the company had declared dividend at these rates. To maintain the goodwill of the company, board has decided to declare 12% interim dividend. पहले तो जब आपको पूरा वो याद है कि इंटरिम डिविडेंड कौन डिक्लेयर कर सकता है, वो सोर्स में रिफ्लेक्ट करना चाहिए बोर्ड, फिर सोर्सेज, फिर वो लॉस वाला पॉइंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अप टू द एंड ऑफ द क्वार्टर, तो एवरेज रेट ऑफ द लास्ट 3 years। देखो सेम चीज आया, मैंने सोर्सेज शो ऑफ किया, मैंने बोर्ड के पावर को शो ऑफ किया, मैंने लॉस वाला पॉइंट को शो ऑफ कर दिया। सेम पॉइंट्स आए, बट लिखने का तरीका देखा। इफ द कंपनी इज इनकर्ड लॉस ड्यूरिंग द ईयर अप टू द एंड ऑफ द क्वार्टर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। और ये कैसे कैलकुलेट होता है उसमें मैंने कई एग्जांपल्स और अच्छे वाले दिखाए थे आपको मेरे क्लास में और आज भी रिवीजन के दौरान। डिड यू गेट इट एवरीवन? वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज योर फेवरेट क्वेश्चन। व्हाई? डिक्लेरेशन, इंपॉर्टेंट लिखो इसको, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व से आप डिक्लेयर कर रहे हैं। वेरी गुड क्वेश्चन लिखो, इंपॉर्टेंट लिखो। जहां पूरा रूल्स आया है
वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन 10 में लिखो टिपिकल। एक टिपिकल क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा नहीं है, बट उसमें टेबल एफ की कुछ बारीकियां, जो शेड्यूल 1 का एक मॉडल फॉर्मेट होता है आर्टिकल्स का, वो एप्लीकेबल हो गया। आंसर ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, 2, ये ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने किया है। क्वेश्चन 1 का 2 करोगे, इंपॉर्टेंट लिखना, अच्छा है, सेक्शन 127 पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 2, स्टार्ट रीडिंग। ऐसा कहीं पढ़ा है हमने? स्टार्ट रीडिंग, पॉज करो एक बार। लुक हियर, तो बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी के पास एडिक्वेट रिजर्व्स है और वो यूज करना चाहती है। तो पहले ये आंसर है ना रॉन्गली प्रिंट हुआ हुआ है। हम लोग क्या पढ़े थे? गवर्नमेंट कंपनी को रिजर्व रूल्स विल नॉट अप्लाई। ये कंक्लूजन गलत यहां पे डाला हुआ फाइनल आंसर में। जो 100% गवर्नमेंट कंपनीज होती है ना, उनके लिए ये रिलैक्सेशन था। नॉर्मली पहले आप स्टेट करोगे कि मुझे रिजर्व रूल्स का पालन करना पड़ता है एज ए कंपनी इफ आई एम प्लानिंग टू डिक्लेयर आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, बट गवर्नमेंट कंपनी कैन डिक्लेयर any dividend without complying with reserve rules. reserve rules को comply किए बिना वो डिक्लेयर कर सकते हैं। इज इट ओके? एंड ये पता है फ्री रिजर्व्स के क्वेश्चन इतने इंटरेस्टिंग है। एक बार क्या हुआ एग्जाम में, आई विल टेल यू। सबको बस लगता है फ्री रिजर्व्स या लॉस अगर इस साल हुआ है तो सब एवरेज रेट ऑफ लास्ट 3 years निकालने में बहुत आगे इनग्रॉस्ड हो जाते हैं। पर एग्जाम में आ गया कि दे आर डिक्लेयरिंग डिविडेंड आउट ऑफ पीएल क्रेडिट बैलेंस, देन दोस रिजर्व रूल्स के वो 3 पॉइंट्स पिक्चर में ही नहीं आएंगे। जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए आपको पिछले 3 साल का एवरेज रेट देगा। तो अगर फाइनल डिविडेंड पीएल क्रेडिट बैलेंस से यूज हो रहा है, दे हैवंट यूज्ड द वर्ड जनरल रिजर्व, देन फ्री रिजर्व्स के रूल्स वाले पॉइंट्स लिख के मत आना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत सिंपल है। डिस्प्यूटेड टाइटल के कारण आपका डिविडेंड नहीं पे किया गया तो ये वायलेशन ऑफ लॉ नहीं है। क्वेश्चन 1 का 2। 4 इज एनआरआई शेयर होल्डर ने फेमा रूल्स अप्लाई नहीं किया था, जिसके कारण उसके डिविडेंड 30 डेज के अंदर नहीं हुए और आज आप पढ़ चुके हैं, ये भी फिर वायलेशन ऑफ लॉ नहीं माना जाएगा। सारे हमने, ये सारे बाकी एकदम डायरेक्ट हैं जो ऑलरेडी हमने कर चुका है इन डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन 10 टिपिकल है और एक 11 जो हमें करना है। 11 डिविडेंड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स वाला क्वेश्चन है ना, जस्ट अ सेकेंड। यहां पे 2-3 चीज देखो, लिखा है प्रॉफिट इसके 85 lakhs हुए ड्यूरिंग द पास्ट 6 years। ओके, एंड proposes a part of for this current year a past accumulated profits and reserves वर्ड आ गया ना। एंड यहां पे बोल रहा है प्रपोजेज अ डिविडेंड ऑफ 25% ऑन इट्स पेड अप कैपिटल। ओके, तो यहां पर प्रपोज डिविडेंड 25% है ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल इज 1 crore, ठीक है। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स इज 85 lakhs। तो छोटी छोटी बातें हैं, मुझे कुछ रेट ऑफ डिविडेंड के बारे में लिखा है क्या, कुछ इंफॉर्मेशन? यस, लिखा है इट हैज नॉट डिक्लेयर्ड डिविडेंड फॉर लास्ट दीज ईयर्स। 6 years से कोई डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं किया है। इस क्वेश्चन शायद ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं क्लास में, कर रहे हैं, पास्ट को भी यूज कर रहे हैं। तो नाउ लेट अस रीडिजाइन द आंसर। प्रपोज डिविडेंड यहां पर अगर आप देखोगे 25 लाख इसका ही प्रपोजल है। इसके अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स 85 lakhs है। द टोटल अमाउंट दैट कैन बी ड्रॉन इज 18.5। मैं यूज कर सकता हूं, बिल्कुल सही कैलकुलेशन है। I can use 18.5, can use 18.5, क्वेश्चन राइट था। और हम यूज करेंगे कितना? 17 एक्चुअली में। क्यों 17 यूज करेंगे? बिकॉज 8 लाख मेरा करंट प्रॉफिट्स है, तो मैं 17 यूज करूंगा। मैं 25 लाख देने का सोच रहा हूं और 8 लाख मेरा करंट प्रॉफिट्स है, तो पास्ट रिजर्व से आई एम गोइंग टू यूज ओनली 17 लाख। कैन आई यूज दिस 17 लाख? यस सर, बिकॉज
आई कैन यूज 18.5 और मेरे को तो सिर्फ 17 लाख ही यूज करना है, और मेरा बैलेंस इन रिजर्व्स जो भी 85 लाख है, अगर मैं 17 यूज भी कर लूं वो 68 लाख, इट इज स्टिल ग्रेटर देन इक्वल टू 15 लाख। सो ये आंसर सही है। ओके, दिस वाज अ वेरी गुड सम। तो मैं क्वेश्चन को ठीक कर दे रहा हूं। क्वेश्चन राइट था, क्योंकि अभी तक जो जितने एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए थे उसमें हमेशा दिख रहा रहता था नेट लॉस, तो स्टूडेंट्स हैव द हैबिट ऑफ डूइंग दैट। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज यहां पे उसको करंट ईयर प्रॉफिट्स भी हैं 8 लाख का, तो उसको पास्ट रिजर्व्स में सिर्फ 17 लाख ही यूज करना है, एंड वो कर पाएगा क्योंकि वो अमाउंट जो सम को देखकर लग रहा है, हाउ मच ही कैन विड्रॉ फ्रॉम द मैक्सिमम अमाउंट इज 1/10 ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, उसको 18.5 लाख अलाउड है, वो तो 17 ही यूज कर रहा है। सर 25 कर रहा है ना, 25 नहीं कर रहा, 8 लाख करंट प्रॉफिट्स है, सो दैट 8 लाख विच इज करंट प्रॉफिट्स वो तो यूज करंट वाला हो रहा है। तो सम बिल्कुल राइट था, वेरी गुड वन, बिल्कुल राइट सम था, एंड वेरी गुड सम बिकॉज हम लोग जो क्लास में सम बनाए थे पढ़ने के समय उसमें करंट ईयर लॉस था, तो आई हैव द टेंडेंसी, देखिए मुझसे भी हल्की सी भूल हुई अभी सम को रीड करने में, तो ये सम राइट है बिकॉज 8 लाख जो है वो करंट प्रॉफिट्स है, तो 17 लाख में पास्ट रिजर्व से यूज करूंगा। और अब ये क्वेश्चन है क्या 17 लाख यूज हो सकता है, तो आप वो फॉर्मूला यूज करो, अमाउंट विच आई कैन मैक्सिमम यूज इट फ्रॉम द पास्ट रिजर्व, इस तरह आ रहे थे। मुझे रिजर्व्स भी बैलेंस अपना मेंटेन रखना है, 15% में अच्छे से बैलेंस मेंटेन हो रहा है हमारा, तो 85 लाख हम 17 लाख यूज कर रहे हैं, 68 हो रहा है, विच इज मोर देन 15% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। वंडरफुल सम, मस्ट डू इट। ये वाला सम और जो क्लास में हम लोग सम किए थे, ये दोनों करने से आपके बहुत सॉलिड हो जाते हैं ये कैलकुलेशंस। वेरी गुड सम। एंड द लास्ट वन पढ़ के देखिए, ये आईपीएफ अथॉरिटी वाला क्वेश्चन है जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। 7 consecutive, very good sum. Shares on which same आने के chances and dividend, very good. Unpaid for 7 consecutive years वो आईपीएफ फंड में चले जाते हैं विद इन 30 days फ्रॉम इट्स बिकमिंग ड्यू। जैसे 7 साल ओवर होंगे उसके 30 days के अंदर। ओके, तो 30th नवंबर इज द ड्यू डेट है, क्योंकि 7 साल तक जब अनपेड रहता है देन विद इन 30 days फ्रॉम बिकमिंग ड्यू, अब ड्यू हुआ उसके 30 डेज के अंदर अब ये आईपीएफ फंड में जाएगा। पर अगर 1 साल भी क्लेम हो जाता तो ऐसे सिचुएशन में वो नहीं ट्रांसफर होता। एक भी साल अगर वो क्लेम हो जाता बीच में, तब वो फिर नहीं ट्रांसफर आप कर पाते। मस्ट रीड इट, मस्ट रीड इट। और कब ये शेयर्स ट्रांसफर नहीं होंगे, कभी कभी ऐसे शेयर्स ट्रांसफर किन कंडीशंस में नहीं होंगे, कोई कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है, या शेयर्स अगर प्लेज किए हुए हैं या किसी को हाइपोथिकेट किए हुए हैं, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो हम लोग क्लास में नहीं देखा था, आंसर्स में देख रहे हैं। कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है कि ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। वेरी वेरी गुड सम। तो ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली एग्जाम में अभी तक आया हुआ नहीं है, बाकी सब आ गए थे। 11 and 12 हैव नॉट बीन आस्क्ड इन द एग्जाम, सो आई एम एक्सपेक्टिंग 11 and 12। बाकी सारे जो आए हुए हैं वो तो हम लोग किए। 11 and 12 आर द न्यू वैरायटी ऑफ सम्स जो कई बार मॉडल सॉल्यूशंस में सीए फाइनल में भी रिफ्लेक्ट हुआ था, तो दीज आर वेरी गुड क्वेश्चंस। तो यू हैव टू राइट, यू हैव टू प्रैक्टिस द राइटिंग पैटर्न। तो कुछ कुछ ऐसे केसेस होते हैं जब शेयर्स ट्रांसफर नहीं होते हैं आईपीएफ फंड में। एक बार मार्किंग ले लीजिए, फुल पेज कर दो, इन लोग मार्किंग देखेंगे। इसके पहले वाला सम बहुत माइंड ब्लोइंग था, वो भी हम लोगों ने देखा, एंड इवन दिस।
सर कोई केसेस होते हैं कि शेयर्स समटाइम्स आर नॉट ट्रांसफर्ड टू आईपीएफ? बुक्स में था पर हम लोग उसको इंपॉर्टेंट नहीं माने थे, क्योंकि अगर फाइनल में आया हुआ है तो हम लोग इसको भी कर लिए. देयर आर केसेस, पेज नंबर 13 में था शायद, कई लोग बोल रहे हैं. ओके, ये दो ऐसे केसेस होते हैं जब आपके शेयर्स किसी को प्लेज किए थे, तो ऐसे शेयर्स जिन पर फिर 7 साल का डिविडेंड अगर अनपेड है तो भी ट्रांसफर नहीं होगा, या कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है कि इन शेयर्स को भी ट्रांसफर मत करना. ओके, layout ones. So variety of questions on dividend done, lot of things have been revised. Please पढ़ लीजिएगा, एंड बहुत जल्द हम लोग अब ये जो किताब है पतली वाली जिसमें डिविडेंड, अकाउंट्स, CSR है, ये भी ओवर करने वाले. संडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे एज यूजुअल.